Hey guys, welcome back. My name is CS Shantu Mandari. Welcome you all to the particular subject which is called as multidisciplinary case study, CS Professional Group 3 New Syllabus Open Book Paper. So जैसे कि आप जानते हैं कि आज जब मैं आपसे मिला हूँ so obviously हम जो अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, एडिशंस हैं, जो भी इनमें से आप नाम चूज कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो भी सब्जेक्ट्स में वो थे उसके बारे में धीरे धीरे करके हम लोग ने कवर उसको किया है, कवर अप किया है। और जो MDCS इस समय आप देख रहे हैं तो यहाँ के भी जो केस लॉज है उसके बारे में हम एक एक करके बात करनी शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एक और चीज़ कि जब लास्ट क्लास आपने देखी थी जो ओरिजिनल वीडियोस हैं, क्योंकि ये एडिशनल केस लॉज के बारे में आज हमारी बात होगी, बट आपने देखा था वहाँ पे मैंने एक एक लाइन जो है हर केस लॉ की समझाई थी। आई एम श्योर ये बात आपने अच्छी तरीके से देखी होगी और समझी होगी। तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे बहुत बच्चों का ये एक कंसर्न और एक क्वेश्चन होता है कि सर ठीक है क्लास तो हमने ले ली आपसे अभी और पढ़ भी लिया, समझ भी आ गया, सब कुछ सही है, बट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो बीच बीच में मैंने क्लासेस के दौरान आपको बताया कि कैसे आप नोट्स बनाएं, और इन क्लासेस के दौरान भी वो चीज़ें मैं रिपीट करूंगा। बट जो एक बेसिक बात है वो ये कि देखिए केस लॉ आपने कभी भी शॉर्ट में नहीं पढ़ना। मैंने बहुत CS प्रोफेशनल के सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, सो ऐसा कुछ नहीं है कि और सिर्फ MDCS के नोट्स मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, मैंने नहीं बनाए। जब मैं सारे सब्जेक्ट्स के अकेले पढ़ा सकता हूँ, सबके नोट्स बना सकता हूँ, तो क्या मैं इसके नहीं बना सकता। बट आई फील कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना ज़्यादा आप केस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा लिखने के लिए एग्जामिनेशन, बिकॉज वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो आएगा कंपलसरी क्वेश्चन होगा। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस पेपर इज कि ये बहुत स्कोरिंग है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो इसको बहुत एंड में प्रिपेयर करने की सोचते हैं कि पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा, ये शायद बहुत ज़्यादा इजी आने वाला है। सो इजी तो है ये, बट अगर आप इतने भी केस लॉज जितने मॉड्यूल में दिए हैं उतना भी अगर आप पढ़ के चले जाएंगे ना, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और हमेशा ये एक मोटी बात है, क्योंकि ओपन बुक में apart from this is a compulsory paper, but in the elective paper we do have insolvency and we do have IPR, वो तो ओल्ड कोर्स में भी हमारे पास अवेलेबल है। हर जगह मैंने यही बात कही है कि लिखना आपको अपने वर्ड्स में है। तो अगर अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्वालिटी का कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आप लिख पाएंगे एंड डेफिनेटली मार्क्स उतने ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज द कंपनीज एक्ट, या यू कैन से कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग द कंपनी लॉ। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके के कौन से नए केस लॉज जो हैं वो ऐड करे गए हैं और उसमें क्या बातें मेंशन करी गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो केस लॉ हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पंकज कुमार मिश्रा appellant versus registrar of company Mumbai and others respondent हैं। So दो parties हैं, one is Pankaj Kumar Mishra and the other party is ROC Mumbai, और उनके साथ और भी हैं, others मतलब और भी हैं। और जिन जगह पे जिस जगह पे केस डिसाइड हुआ है दैट इज NCLAT, which means ये नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल है। दैट मींस NCLT के बियॉन्ड ये बात कही होगी, क्योंकि अगर अपील फाइल हुई है तो इसका मतलब NCLT ने वो मामला डिस्कस किया है और NCLT से शायद जो पार्टीज थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर वो NCLT को जाना पड़ा। Now this has been decided, this is the company appeal number 121 of 2020 has been decided by Justice Honorable Judge Jared Kumar Jain and then member judicial जो है उस तौर पे बलवंत सिंह जो है वो भी मेंबर हैं, then member technical उनको कहा गया। सो एक जुडिशियल मेंबर एक टेक्निकल मेंबर की निगरानी में ये जो केस है ये डिसाइड हुआ है and this has been decided on 30th of September 2020। तो काफ़ी रीसेंट केस है ये। अब हम यहाँ पे इसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, बट जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले मैं कुछ भी डिटेल में जाऊँ और एक एक लाइन पढ़ूँ और आपको बताना स्टार्ट करूँ, पहले एक बार मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ, इन शॉर्ट समझाना चाहता हूँ कि व्हाट दिस केस इज एक्चुअली ऑल अबाउट। बहुत सिंपल केस है, बहुत ध्यान से सुने। मेरी जो समरी की बात है जो मैं अभी आपसे कहूँगा उसको सुनने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखिए एक यहाँ पे एक इसका जिस्ट दे रखा है, सो वो 3 लाइनें भी देखी रहते हैं। द ट्राइब्यूनल मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ बीइंग हर्ड before passing an order to the registrar and the company and all persons concerned under section 252 of the Companies Act 2013।
तो चलिए एक अगर लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करें, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है स्टूडेंट, वो जरूर पूछता है अपनी लाइफ टाइम में जब वो सीएस कर रहा होता है या उसकी शुरुआत में या उसके बाद कि मैं एलएलबी करूं या ना करूं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर सीएस स्टूडेंट जो है वो जनरली दिमाग में रखता है, पूछता भी है, और काफी सारे बच्चों से वो पूछना चाहता है इस बारे में कि तुम कहाँ से कर रहे हो, अटेंडेंस का क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं उन चीज़ों को लेके, तो लॉ के अंदर हर लॉ में मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितने भी हम लोग को लॉ पढ़ाए जाते हैं, सीएस इज ऑल अबाउट लॉ इन जनरल। तो वहाँ पे बात करी जाती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, व्हिच मींस कोई भी सजा गुनहगार को, चाहे उसका गुनाह कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, और चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके खिलाफ क्यों ना हो, आप फिर भी कोई सजा उसको नहीं दे सकते जब तक वो अपनी बात या अपना पॉइंट ऑफ व्यू न रखते। इसी को कहा जाता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ कि एक कंपनी थी जिसका नाम नीचे दिया हुआ है, विकिंग शिप मर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड, और बताया जा रहा है कि आरओसी ने इस कंपनी को डीरजिस्टर कर दिया, या यूं कह लीजिए स्ट्राइक ऑफ कर दिया। ठीक है, और जब आरओसी ने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया तो इनकम टैक्स जो ऑफिस था उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने कोई इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं भरी और सही से डिस्क्लोजर नहीं दिए, तो टैक्स लायबिलिटी बनती है, और अगर कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा तो फिर तो पैसा निकलवा पाना, जो भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको रीइंस्टेट किया जाए। तो आरओसी ने कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी, और इनकम टैक्स ने कहा कि उनकी कोई लायबिलिटी बनती है, वो डिटेल समझ लेंगे कि क्या किस तरीके की लायबिलिटी है, बट टैक्सेशन से रिलेटेड ऑब्वियसली बात है। तो इनकम टैक्स का कहना था कि नहीं, इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ मत करिए। आरओसी को कहा गया कि आप इसको मत स्ट्राइक ऑफ करिए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो तो अभी रिकवर करनी बाकी है। और ये मैटर फिर एनसीएलटी और धीरे धीरे एनसीएलटी पहुंचा। तो एनसीएलटी में जब ये बात गई तो एनसीएलटी ने बोला हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए कंपनी, अगर इनकम टैक्स कहता है कि भाई उसकी कोई लायबिलिटी बनती है तो आरओसी इसको रीइंस्टेट कर दे। आरओसी बोलता है ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, रीइंस्टेट कर देते हैं। तो आरओसी रीइंस्टेटमेंट की तरफ बढ़ा। अब इसी दौरान जो कंपनी थी उसके जो मेंबर्स थे, प्रमोटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जो ऑब्वियसली अब स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है कंपनी जिसका नाम यहाँ पे विकिंग शिप मर्जर्स कहा जा रहा है, वो कंपनी के लोग आ गए। वो कहते भाई क्यों करोगे वापस रीइंस्टेट, अब स्ट्राइक ऑफ हो गई तो हो गई, वो तो पहले आपको देखना चाहिए था कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं है, ये सब पहले देखना चाहिए था। अब क्या, अब तो हो गई, स्ट्राइक ऑफ हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो लोग ये जानते थे जो कि कंपनी से जुड़े थे कि अगर कंपनी रीइंस्टेट हुई तो अननेसेसरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब अननेसेसरी का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जो बात हो गई वो हो गई। अब अगर उस समय बात होती जब कंपनी चल रही थी तो कैसे भी करके टैक्स लायबिलिटी क्लियर करते। अब जब एक बार चैप्टर क्लोज हो गया तो रीओपन क्यों करना है भाई, वो तो सच सही है या गलत है हम ये बात नहीं कर रहे, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जो कंपनी के बिहाफ पे आए हैं ये कहने कि नहीं ये कंपनी रीइंस्टेट नहीं होनी चाहिए। तो ये मैटर फिर तो एनसीएलटी ने कहा रीइंस्टेट करो। तो वो जो बंदे थे जो कंपनी के बिहाफ पे, व्हिच इज द प्रमोटर्स, व्हिच इज द डायरेक्टर्स, द मेंबर्स एक्सेट्रा, वो एनसीएलटी चले गए। कहते हैं ऐसे कैसे आप रीइंस्टेट के ऑर्डर दे सकते हैं, पहले हमें यानी कंपनी के वो जो लोग हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपने दिया ही। कंपनी को आप रीइंस्टेट कर रहे हैं या इनकम टैक्स के कहने पे जो भी है, तो आपने पहले कंपनी को ये बताना भी तो है कि हम आपकी कंपनी रीइंस्टेट कर रहे हैं, और कोई बात रखने का कंपनी के बिहाफ पे भी किसी को मौका देना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आपने पहले स्ट्राइक ऑफ कर दिया फिर आप रीइंस्टेट कर रहे हैं, कंपनी से आप पूछ ही नहीं रहे इस बारे में, ये क्या बात हुई। तो एनसीएलटी के पास जब ये मामला गया तो यही सारी बात वहां पे भी कही गई। तो एनसीएलटी ने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हैं, जो भाई लॉ है उसमें तो ये कहा गया है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। एनसीएलटी ये नहीं कह रहा, ध्यान से सुने ये बात, एनसीएलटी ये नहीं कहता कि भाई नहीं आप नहीं कर सकते रीइंस्टेट या आप करिए रीइंस्टेट। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये है इस समय कि क्या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देनी चाहिए थी कंपनी को इससे पहले उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, सिर्फ यही सवाल है जिसका जवाब एनसीएलटी ने कहा यस बिल्कुल देनी चाहिए। क्यों नहीं देंगे, जब आपने देखा टेररिस्ट अटैक हुए मुंबई में काफी पहले, तो वहां पे जो टेररिस्ट पकड़े गए भाई उनका केस सालों साल चला, वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम सालों साल केस चलाता रहा, और ना जाने ऐसे कितने केस हैं जो सालों साल चलते हैं जबकि उनके खिलाफ एविडेंस होते हैं। तो फिर और उनको हर बार अपने वकील तक दिया जाता है, भाई वकील तक दिया। आपने देखा कि टेररिस्ट अटैक होते हैं
तो केस चलता रहता है, वकील भी दिया जो गवर्नमेंट है वो इस हद तक, और हम इसको अच्छा और बुरा दोनों ही तरफ से देख सकते हैं। अच्छा इसलिए कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो हर बंदे को अपना राइट एक्सरसाइज करने का मौका देता है, और राइट एक्सरसाइज जनरली एक ऐसे ही बंदे के थ्रू किया जा सकता है जो लीगल नॉलेज रखता हो, लीगल समझ रखता हो। तो वकील का भी राइट उनको दिया जाता है जो ऐसे पकड़े गए इससे पहले केसेस में। तो ये केस तो कहीं सिंपल है उससे और कहीं ईजी है, यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो क्यों नहीं कंपनी को अपने आप बात रखने का राइट दिया जाए, और उसके बाद फिर इनकम टैक्स और जो आरओसी है और फिर जो कंपनी है फिर वो आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट सवाल सिर्फ यहाँ पे ये है कि क्या कंपनी के लोगों का बोलने का राइट देंगे या नहीं। तो एनसीएलटी ने कहा बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। वापस ये केस भेज दिया एनसीएलटी के पास कि भाई दोबारा से इसको सुनो समझो देखो, कंपनी के बंदों को बात करने का रखने का मौका दो, और उसके बाद देखो आगे क्या निकल के आती है चीजें। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब आप देखिए जो चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है, कहने के लिए मैं कह सकता हूँ चलो सेकंड केस पे चलें, क्योंकि मैंने ये सब बता दिया जो कि रिलेवेंट था और जो यहाँ पे लिखा है। अब पॉलिटिकली ग्रामेटिकली वो एक वर्ड वर्ब और एडवर्ब और प्रोनाउन वो सब भले मैं मिस कर गया, कॉमा ये वो, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल फॉर एटलीस्ट फॉर द समरी पर्सपेक्टिव। बट जो जिस्ट है, जो बात है, उसमें मैंने कहीं भी 90 से 91 नहीं किया। जो बात थी एग्जैक्टली वैसे ही आपके सामने रखी। अभी हम डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो भी मैंने समरी वगैरह आपको बताई है ये आप जितना हो सके, जितना रिलेवेंट आपको लगे इस बात के अंदर, क्योंकि सिर्फ समरी नहीं बताई ना, इसके साथ मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं अभी। अब ये दोबारा से इसलिए ये समरी और लिखने की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला केस लॉ है, तो ये एक रिफ्रेशर है कि किस तरीके से आपको क्या करना है। बाकी तो आपने ओरिजिनल वीडियोस देखी हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। तो वही बात बस मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि बहुत समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई एम श्योर आपको थोड़ा इंटरफेस भी अलग लग रहा होगा कि सर पहले थोड़ा सा अलग होती थी क्लास, अब थोड़ी सी क्लास अलग है। तो अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या होना बाकी है ना। तो चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं। फैक्ट ऑफ द केस के बारे में आते हैं। कहते हैं द नेम ऑफ द कंपनी विकिंग शिप Mergers Private Limited was struck off by ROC Mumbai from the Register of the Companies. The Principal Commissioner of the Income Tax Mumbai, respondent number 2, challenged the order of the ROC before NCLT. तो ROC ने इस कंपनी का नाम जो था, जो अभी मैंने बताया विकिंग शिप Mergers Private Limited, उसको हटा दिया, स्ट्राइक ऑफ में डाल दिया कंपनी को। और इस चीज को लेके इनकम टैक्स ऑफिसर जो मुंबई की अलग अलग रेंज होती है ना इनकम टैक्स ऑफिसर की, भी मुंबई बहुत बड़ा है तो अलग अलग रेंज के अलग अलग इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है इनकम टैक्स कमिश्नर और इनकम टैक्स 15, एरिया डिवाइडेड होगा ऑफिसर का। तो जो कंपनी है वो इनके एरिया में आती होगी, जो कमिश्नर इनकम टैक्स 15 बता रखा है। तो इन्होंने एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल करी कि भाई ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। Under Section 252, it is stated that before the tribunal that the company had certain financial transactions which have been entered into by the company for the assessment year 2011 to 12, and information regarding this was received from the office of ITO, Income Tax Office, Mumbai. तो इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था, क्योंकि आप देखिए ना, वैसे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि कोई कंपनी ओपन हो रही है। अब इंडिया में हर दिन हर मिनट कितनी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मुझे आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और कितनी कंपनी बंद भी होती होंगी शायद हर दिन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, बिकॉज़ ठीक है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो बात मैटर कर सकती है, बट वी आर नॉट इन एनी वे एज सच पर्सनली कनेक्टेड विद देम, राइट। तो ऐसे इनकम टैक्स का उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी बंद हो रही है खुल रही है, उन्हें टैक्स से मतलब है। तो यही था कहना कि जो कमिश्नर इनकम टैक्स है कि भाई हमारी टैक्स की लायबिलिटीज कंपनी ने देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी अभी इनकम टैक्स ऑफिस से आई है, तो टैक्स लायबिलिटी तो बनती है। पर अगर कंपनी नहीं रहेगी, वो स्ट्राइक ऑफ हो गई, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, तो हम टैक्स कहां से रिकवर करेंगे। तो कहते हैं however no return of income was filed, therefore notice under section 148 has been issued for assessment year 11-12 proposing to assess and reassess the income. The company had been strike off from the ROC, therefore it is difficult to access the defunct company. Defunct company वही कंपनी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका नाम निशान खत्म हो चुका है, and it will cause huge loss of revenue to the government of India. Hence it was prayed that the name of the company be restored in the registrar of companies. थोड़ी अलग बात है, यहाँ पे लिखा है ह्यूज लॉस। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि ह्यूज लॉस का मतलब कितना है। आई एम श्योर ये प्राइवेट कंपनी है और ऐसी भी कोई खास कंपनी नहीं है जिसका नाम मेरे ख्याल से हम लोगों ने सुना हो।
बट डेफिनेटली कमिश्नर का ये कहना है, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, कि अगर इस कंपनी को रीइंस्टेट नहीं किया गया तो कमिश्नर का ये कहना है मुझे मत कहना, बहुत लॉस होगा गवर्नमेंट का, फिर मैं लायबल नहीं हूँ। कल गवर्नमेंट कहे कि भाई टैक्स का कलेक्शन कम हुआ तो मैं लायबल नहीं हूँ, ये कहना था मैं लायबल नहीं हूँ भाई, जो लॉस हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसको रीइंस्टेट करो। मतलब इस तरीके से उनको अपनी बात रखी गई, जो वर्ड यूज करेगा उससे यही इंटेंशन जो है वो समझ में आती है। तो आरओसी को कहा गया कि नहीं भाई इस कंपनी को आप रीइंस्टेट करिए। आरओसी का क्या जाता है, उसने बोला ठीक है हम रीइंस्टेट कर देते हैं। तो देखो ये लिखा है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरओसी सबमिटेड बिफोर ट्राइब्यूनल दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। कहता है हमको क्या लेना देना है, हमने स्ट्राइक ऑफ करी थी, ठीक है आप क्या तो रीइंस्टेट करते हैं, आपस का मामला है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमने क्यों लड़ाई करें, हम लोग की भाई रोज की बात है, हम क्यों लड़ाई करें, कर देते हैं रीइंस्टेट। तो कहते हैं आरओसी की तरफ से कहा गया हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो रीइंस्टेट कर सकते हैं इस कंपनी को। The NCLT Mumbai bench by the order allowed the appeal and directed to restore the name of the company in the registrar of companies. However, before passing of the order, no notice had been served on the company, but the company was arrayed as respondent. तो आपस में ये सब आपस में चल रहा है कि मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, इनकम टैक्स वालों ने कहा कि लायबिलिटी बनती है, आरओसी कहता है हाँ ठीक है बनती है तो क्या करना है, तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं रीइंस्टेट कर दीजिए, आरओसी बोलता है बिल्कुल कर देते हैं, कर दी रीइंस्टेट की बात हो गई, फाइनल हो गया। अब नोटिस कंपनी को भेजते हैं कि आपको रीइंस्टेट करें, कंपनी वाले बोलते भाई ये क्या चल क्या रहा है, मतलब कभी तुम स्ट्राइक ऑफ में डालते हो, फिर कभी कहते हो हम रीइंस्टेट कर रहे हैं, हमारी कंपनी हमारी है, जो डायरेक्टर्स हैं शेयर होल्डर हैं वो डायरेक्टर्स आर द हैंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एटलीस्ट हमको बताओ, तुम डायरेक्टली बता रहे हो, हमें अपनी बात रखने का मौका तो दो कि ये चल क्या रहा है, आपस में बातचीत चल रही है और जो चाहते हो वो फैसला ले ले, तो ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है भाई। तो कंपनी वालों जो लोग थे, जो कंपनी की तरफ से, जो नीचे हम पढ़ेंगे डायरेक्टर शेयर होल्डर वगैरह, वो कहते हैं ऐसे थोड़े होता है, मजाक बना रखा है क्या। तो कहते हैं बीइंग अग्रीड बाय द ऑर्डर द एप्लिकेंट एक्स डायरेक्टर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड पावर अटॉर्नी ऑफ द कंपनी हैड फाइल्ड द अपील। अब वो लोग भी आ गए इसके अंदर, जो डायरेक्टर्स थे, एक्स डायरेक्टर इसलिए आ गए क्योंकि अब कंपनी है नहीं, तो जो पहले के डायरेक्टर थे वो, क्योंकि भाई देखो साफ सी बात है, अगर ये कंपनी को दोबारा से ओपन अप करके चीजें देखी जाएंगी और स्पेशली तब जब ये मैटर यहाँ तक पहुंच चुका है, तो जो असेसमेंट ईयर की बात ऊपर चल रही है ना, सिर्फ उसको ही नहीं पकड़ा जाएगा, पूरी स्क्रूटनी करी जाएगी। और क्या पता मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा, बट क्या पता और क्या क्या चीजें हाथ लग जाए। तो मतलब फाइल खुलना मतलब लंबे फंसना हो सकता है, वी नेवर नो। और हो या ना हो लंबा फंसना, एक बात तो पक्की है कि जितनी लायबिलिटी वो बता रहे हैं कि बनती है और इन्होंने इनकम टैक्स नहीं फाइल किया, वो लायबिलिटी तो देनी पड़ेगी, बाकी कुछ हो या ना हो। मान लो बाकी रिकॉर्ड्स क्लीन है, सही है, तो उतनी लायबिलिटी तो है ही ना जिसकी वजह से ये सब रीइंस्टेटमेंट हो रहा है। तो ये लोग आ गए, कहते हैं ऐसे कैसे भी। तो appellant submitted that the section 252 of the Companies Act that before passing any order under this section, the tribunal must give a reasonable opportunity of making representation and of being heard to the registrar, the company and the person concerned. Rule 37 of the NCLT also provide the tribunal shall issue notice to the respondent to show cause against the application or petition on date of hearing to be specified in notice. तो भाई उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं, जो भी कंपनी के साथ हैं, डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई ट्राइब्यूनल को यही कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ऐसे नहीं हो सकता। मतलब कंपनी को भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए। सिर्फ बताने का मतलब ये नहीं कि आपने नोटिस इशू कर दिया और बता दिया, मतलब ये है कि कंपनी का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानिए कि भाई ऐसे हो रहा था, आपको रीइंस्टेट कर रहे हैं, कि आपको अपने पक्ष में, अपने बचाव में कुछ कहना है। तो अगर कहना है तो कंपनी कुछ कहे, और नहीं कहना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात जो थी वो रखी गई, और इसी चीज को लेके फिर डेफिनेटली जो अपील थी वो फाइल कर दी गई कंपनी की तरफ से। एनसीएलटी ने बोल दिया था रीइंस्टेट कर दो, तो एनसीएलटी में कंपनी ने ये दलील पेश करी कि ऐसे नहीं रीइंस्टेट हो सकता, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 में बात कही गई है कि एवरीबॉडी शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और हमने तो दिया ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी। तो अब मेन इशू क्या है, कहते the main contention was whether the order given by the tribunal of resorting to the name of the company in ROC is substantial in law, as it has been passed without giving any opportunity of making representation or being heard to the appellant. तो जो क्वेश्चन है वो ये है, whether the order given by the tribunal to restore the name of the company in registrar of companies is sustainable in law, क्या ये valid है। जो एनसीएलटी ने कह दिया कि हाँ जी ठीक है,
रीइंस्टेट कर दो। इनकम टैक्स कह रहा था रीइंस्टेट कर दो, आरओसी बोलता है हमें कोई दिक्कत नहीं, तो एनसीएलटी बोला ठीक है भाई कर दो रीइंस्टेट। तो क्या ये जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है, आरओसी को डायरेक्शन दिया कि रीइंस्टेट कर दो, क्या ये ठीक है, क्या ये वैलिड है? और वो भी स्पेशली तब जब कंपनी जिसके साथ या जिसके ऊपर या जिसके लिए ये सब कहा जा रहा है उसे कान खबर नहीं है क्या हो रहा है, उसको बुलाया नहीं गया, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो सवाल बनता है क्या ये बात ठीक है? तो उसका जजमेंट देते हुए फाइनली कहते हैं कि एनसीएलटी held that without giving an opportunity of being heard, the order has been passed by NCLT. Hence, the order is not sustainable in law. Therefore, it set aside and the matter is remitted back to NCLT, Mumbai bench, and direction with the direction that after hearing the party, decide the said appeal under section 252 of the Companies Act as per the law without influence by its earlier order. तो देखिए जो मैंने शुरुआत में कहा था वही मैं एंड में कह रहा हूँ। एनसीएलटी ने ये नहीं कहा कि इनकम टैक्स गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता, या देर हो चुकी है, या आरओसी की गलती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि सवाल भी ये नहीं था कंपनी की तरफ से, ये उन्होंने कंपनी वालों ने भी नहीं कहा था कि हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, किसी ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने कंपनी को सुना नहीं। तो एनसीएलटी ने बोला कि भाई जो ऑर्डर है, पहली बात तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर करते हैं और दोबारा से इस केस को एनसीएलटी को भेजते हैं कि एनसीएलटी इस केस को दोबारा से सुने और इस बार कंपनी का भी प्रोस्पेक्टिव सुने, कंपनी का क्या ओपिनियन है उसके बारे में वो जाने। उसके बाद एनसीएलटी जो है वो ऑर्डर अगर स्ट्राइक ऑफ से रीइंस्टेट करना है या स्ट्राइक ऑफ रहने देना है, वो फिर उसके हिसाब से डिसाइड किया जाए। तो ये इस केस के अंदर जो मोटी मोटी बात है वो कही गई। अब आप देखिए कि जो मैंने समरी या क्रक्स में बताया था और जो मैंने अब बताया है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बात वैसे की वैसे ही हो रही है। तो ये बात जो है वो यहाँ पे करी गई है। अब एक और केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड एज अली बाबा नबी भाषा पिटिशनर वर्सेस स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या होता है? आईपीएल देखते हो क्या? कंसोर्टियम वहाँ पे होता है ना, अलग अलग टीम्स में खरीदी जाती है, बोली लगाई जाती है, तो काफी सारे प्लेयर्स जो है वो मिलके उसके बारे में बोली लगाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कंसोर्टियम। तो रिस्पोंडेंट की तरफ से स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम है और कुछ और लोग भी हैं, जबकि पिटिशनर की तरफ से एक अली बाबा नबी भाषा जो है वो आए हैं। और ये केस जो है ये 23 सितंबर 2020 का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है। इसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, आज बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल जजेस वी कामेश्वर राव। और ये भी एक सिंपल सा केस है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने में। मैं आपको इसके बारे में जल्दी से समझा देता हूँ एक बार जिस्ट, और एक बार फिर डिटेल में तो जाएंगे ही जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि जितने यहाँ पे दे रखा है ये कि 2-2 पेज की अभी जब केस लॉज आप देख रहे हैं इस समय, आपको लग रहा है कि क्या इसके भी नोट्स बनने चाहिए? भाई ये ऑलरेडी इतना जस्ट, अगर अब इसके नोट्स बनाओगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पॉइंट खो दोगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं है। 2 लाइन हट गई तो क्या फर्क पड़ेगा, बट अगर पूरा आपने समझ लिया तो आई थिंक आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मॉड्यूल देखते ही आप बता देंगे हाँ यार इस केस में वो था, उस केस में वो था। नोट्स बीच में से कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी प्लस माइनस हो सकती हैं, तो स्पेशली इन चीजों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि सच कुछ और करने की जरूरत है ना। और हमने पहले भी जितने भी एमसीएस के केसेस पढ़े हैं उसमें तो 4-4, 5-5 पेज भी थे कुछ केस लॉज में, तो हमने किसी को भी रिड्यूस नहीं किया। ये बात आप जानते हैं, सबको वैसे ही पढ़ाया है जैसे कि लेजिटिमेट सही है या जिस तरीके से केस लॉज पढ़े जा सकते हैं। चलिए फिर बात करनी स्टार्ट करते हैं। यह है कि आफ्टर रेजिग्नेशन डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेक इशूड एंड डिसऑनर। तो अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस केस लॉ में सबसे पहले आखिरकार है क्या। तो देखिए एक सिंपल सी बात है जो यहाँ पे कही गई है, वो ये है कि अब आप खुद भी सोचिए, मान लीजिए जैसे कोई एक इंडिविजुअल है जो किसी जो यहाँ पे वही मैं आपको समझा रहा हूँ एक जिस पहले कि अगर एक इंडिविजुअल किसी कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, और आज मान लीजिए 1 जनवरी 2020 है फॉर एग्जांपल, और वो आज की डेट से अपना रेजिग्नेशन दे देता है और आरओसी पे फाइल हो जाता है और वो चला जाता है बंदा। तो 1 जनवरी 2020 को उसने रेजिग्नेशन दिया, मानते चलो 30 डेज का समय होता है, तो कंपनी ने थोड़ा सा डिले किया, 10 जनवरी 2020 तक फाइल कर दिया। तो 8-10 दिन में कंपनी ने आरओसी पे फाइल कर दिया कि ये बंदा अब हमारे साथ डायरेक्टर नहीं है, बोर्ड पे चला गया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब 2020 के बाद मान लो 2025 में 2026 में यानी 5-6 साल के बाद कोई एक मामला कोर्ट में आ जाए और उस बंदे को जो डायरेक्टर गया ना 2020 में रिजाइन करके उसको नोटिस चला जाए
कि आप भाई कंपनी जो है जिस कंपनी से उसने रिजाइन किया है, क्योंकि आप इस कंपनी में डायरेक्टर थे 2020 में थे, तो क्या हो गया, आप थे डायरेक्टर और इतना इतना पैसा इस कंपनी ने हमें देना है, तो आप भी इसके लिए लायबल है, क्योंकि वो कंपनी हमें उतने पैसे दे नहीं रही है, या जो भी कंपनी ने चेक वगैरह इशू किए हैं वो डिसऑनर हो गए। ऐसे मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, अब लिख के समझा देता हूँ, XYZ लिमिटेड, डज नॉट रियली मैटर कि वो लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड है, ये उस कंपनी का नाम है। और उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात कहूँ तो ये कि वो जो कंपनी है उसमें एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर ए है, एंड मिस्टर ए लेफ्ट द कंपनी, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी 2020, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को साल के पहले दिन ही छोड़ के चले जाते हैं। जो कंपनी है वो थोड़ा सा डिले करती है, तो 10 जनवरी तक जो मिस्टर ए का रेजिग्नेशन है वो ROC में फाइल कर देती है, ठीक है। अब 2020 के बाद जो है 5 साल बीत गए, तो मान लो 2025 आ गया, और 2025 को जो मिस्टर ए हैं उनको एक कोर्ट से नोटिस आता है कि भाई आपके खिलाफ केस है। तो मिस्टर ए, भाई कौन सा केस है, देखा पता चला तो कि कोई केस है जो XYZ लिमिटेड से रिलेटेड है। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं उस कंपनी में रहूंगा तब की कोई बात है, तो जब पढ़ा डिटेल में तो समझ में आया कि ये केस ऐसा है कि कुछ चेक इशू करे गए थे XYZ लिमिटेड की तरफ से, जो 2025 के आसपास 2025 में इशू करे गए थे, और वो चेक डिसऑनर हो गए, यानी जिसको भी चेक कंपनी की तरफ से इशू करे गए थे उसको पैसे नहीं मिले। तो उसने केस फाइल कर दिया, जो कि ठीक बात है, अगर चेक के बदले कोई पैसे नहीं देता, डिसऑनर चेक हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं, तो ये तो ऑफेंस अब बन चुका है, इसमें जेल वगैरह हो सकती है। बट सवाल ये है कि मिस्टर ए तो अब कंपनी से एसोसिएटेड ही नहीं है, वो तो 2020 में जा चुके थे, तो अगर किसी पे केस फाइल करना भी है तो कंपनी के प्रेजेंट डायरेक्टर्स पे करो, है ना। मिस्टर ए का तो कोई लेना देना नहीं, तो 5 साल, ये भी नहीं कि 5 दिन या 5 महीने की बात हुई है, 5 साल पहले जा चुके हैं वो कंपनी से, तो उनका क्या मतलब। तो जब फिर उससे पूछा गया, मिस्टर ए ने जवाब दिया कि भाई मेरा कोई मतलब ही नहीं है इस कंपनी से, क्योंकि मैं तो इस तारीख को रिजाइन कर चुका हूँ, और ये ROC में हमारा फॉर्म भी फाइल हुआ है, ये उसका इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। मिस्टर ए का ये कहना था। तो सामने वाला जिसने केस फाइल किया था वो कहता है कि हाँ ये ठीक है कि आप जब कंपनी में नहीं थे तब ये सब कुछ हुआ है, बट फिर भी जब कहीं ना कहीं कंपनी यानी XYZ लिमिटेड जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, जिसने केस फाइल किया मान लो उसका नाम ABC लिमिटेड है, ठीक है, तो जब XYZ लिमिटेड जो है कंपनी, उनका जो डायरेक्टर मिस्टर ए, जो कभी डायरेक्टर थे अब वो नहीं डायरेक्टर हैं, तो ABC ने मिस्टर ए पे केस फाइल किया और ये कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही है कि आप उस समय नहीं डायरेक्टर थे जब ये चेक इशू करे गए, पर जब कंपनी XYZ हमारे से बात करने आई थी, प्रोजेक्ट हमें देना चाहती है, वे बैक इन 2020 जब आप डायरेक्टर थे तब तो आप कंपनी में इन्वॉल्व थे, है ना। तो इसके बेसिस पे हमने आपके ऊपर केस फाइल किया। मतलब मुझे कभी कभार ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ मे भी, पर मुझे ऐसे कभी कभार लगता है कि कुछ केस लॉज इतने सिंपल होते हैं कि कोर्ट उन बंदों पे पेनल्टी क्यों नहीं लगाता जो ये फर्जीवाड़े के केस फाइल करते हैं फालतू में, कोर्ट का समय, स्टूडेंट का समय, सबका समय खराब करते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक कंपनी है, पूरी बात मैंने यहाँ पे लिख दी, अब दोबारा समझा देता हूँ। एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है ABC। XYZ कंपनी ने कुछ चेक वगैरह इशू किए ABC लिमिटेड के नाम पे, वो चेक डिसऑनर हो गए, पैसे नहीं मिला, तो ABC ने केस फाइल कर दिया, और इस केस के अंदर मिस्टर ए जो XYZ कंपनी है, जो मिस्टर ए हैं वो XYZ कंपनी के एक डायरेक्टर कभी हुआ करते थे, जिसको मैंने 2020 ईयर में लिखा है, उनको भी नोटिस भेजे, जबकि आज जब ये केस फाइल हुआ है तो 2020 नहीं 2025 चल रहा है। तो ABC ने 2025 इन द ईयर 2025 मिस्टर ए को भी इस कोर्ट का नोटिस भिजवाया कि मिस्टर ए के ऊपर केस फाइल हुआ है। जब पूछा गया क्यों, भाई मिस्टर ए का तो कोई लेना देना नहीं, वो तो 5 साल पहले कंपनी से हट चुके हैं। तो ABC का कहना था तो हाँ ठीक है हट चुके हैं, तो क्या हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट देने की बातचीत चल रही थी, इनिशियल मीटिंग हुई थी, उस समय तो मिस्टर ए XYZ के बिहाफ पे ABC कंपनी से मिलने आता था, तो ABC बोलता है कि नहीं मिस्टर ए भी लायबल होंगे। भाई ये क्या बात है, जब चेक उन्होंने साइन नहीं किया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल एग्जीक्यूट हुआ, तब मिस्टर ए बोर्ड पे भी नहीं थे और काफी पहले जा चुके थे, तो अब मिस्टर ए का क्या लेना देना उस बात से। ऐसे तो डायरेक्टर न जाने कितनी मीटिंग अटेंड करते हैं अपने टेन्योर में, तो सब पे केस फाइल करते रहोगे, ऐसे सोचने वाली बात है। तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस करी गई, और फिर अभी नीचे देखेंगे, मतलब कोर्ट ने बड़ा मैं ऐसे कहूंगा कि बहुत सिंपल तौर पे जाने दिया, बट ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। ये जिसने भी उल्टा सीधा केस फाइल किया उसको जरूर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगानी चाहिए थी कि भाई वकील कौन है, पहली बात तो इस केस का, उसको ला के सामने आना चाहिए था कि भाई तू क्या एडवाइस दे रहा है, कहाँ से तूने LLB करा है,
इससे बड़े तो सीएस वाले एलएलबी जो जाते नहीं है कॉलेज में वो ज्यादा जानते हैं, तो भाई कौन है? तो ऐसा इस केस के अंदर मेंशन किया गया है। इन शॉर्ट, एक बार आप सीज हो जाते हैं एज अ डायरेक्टर, तो आपकी लायबिलिटी उन काम की होती है जो आपके टेन्योर में हुआ है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। बट जो काम मिस्टर ए के टेन्योर में भी नहीं हुआ, सीज हुए भी 5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज अभी एग्जीक्यूट हुआ, मिस्टर ए को तो पता भी नहीं था इसके बारे में। अब डिसऑनर हो गया तो मिस्टर ए का उसमें क्या लेना देना? तो सामने वाला कहता है नहीं, मिस्टर ए तो कॉन्ट्रैक्ट, जब ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन हुआ जब मिस्टर ए जा चुके थे, बट मिस्टर ए इनिशियल मीटिंग के लिए तो आते थे, तो वो तो उनको तो पता होगा सब कुछ। क्या बात करते हो यार? तो वही बात यहाँ पे लिखी है, डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर रेजिग्नेशन। डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब तक डायरेक्टर है पोजीशन में तब तक वो अपना काम करेंगे। The petition was filed seeking quashing of 5 complaints initiated against the petitioner. These complaint cases are primarily grounded on the return of 5 checks which were issued on behalf of the respondent number 2 for a total amount of 45 lakhs. Petitioner submitted that he ceased to be the director of the respondent number 2 with effect from 27/10/20 at least 8 years prior to the issuance of the check in question. And the resignation of the petitioner was also notified to ROC by the respondent by filing Form 32 on 4 January 2011, which is a public document. तो जो यहाँ पे बात करी गई है वो यही कि जो पेटिशनर है उसके ऊपर 5 केस चल रहे हैं, और पेटिशनर जो है उनका कहना है कि भाई ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जो अली बाबा नबी शाह है उनका ये कहना है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पोजीशन पे नहीं हूँ डायरेक्टर की। तो उनका ये कहना था कि ये जो पूरे केस हैं ये इस बात को लेके हैं कि जो कंपनी है जिसमें पेटिशनर डायरेक्टर हुआ करते थे उस कंपनी ने किसी के पैसे नहीं लिए, और जिसके पैसे नहीं मिले उसने डायरेक्टर पे ये केस फाइल कर दिया, जो पेटिशनर है उस पे केस फाइल कर दिया कि ये बंदा भी रिस्पॉन्सिबल है। जबकि पेटिशनर यहाँ पे तो बताया गया कि वो 8 साल पहले ही रिजाइन कर चुके थे, 2010 में ही वो रिजाइन कर चुके थे। तो उनका तो कोई मतलब बनता ही नहीं इस बात से। जो आज कंपनी में हो रहा है, मुझे आप खुद बताओ, अगर आज 2020 है तो आज का हिसाब आज होगा ना, जो 2012 में डायरेक्टर रहा है उसके समय कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, कुछ नहीं साइन हुआ, तो आप उसको कैसे लायबिल ठहरा सकते हो? ना वो आज है, ना उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ना उसके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बस इस बात पे आपने उसको केस की एक पार्टी बना दिया और उस पर केस फाइल कर दिया कि भाई वो मीटिंग अटेंड करने आया था, मीटिंग अटेंड करने आया था, पर उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ ना, और उसके बाद बीच में छोड़ के चला गया, तो फिर छोड़ के चला गया तो लायबिलिटी खत्म हो गई। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे उसके साइन होते, अगर साइन भी होते तो भी बात होती, ना उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन है, ना उसके समय में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ना उसके चेक पे साइन है जो डिसऑनर हुआ, तो कहां से लायबल हो गया किसी भी चीज के अंदर? ऐसे तो हर डायरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, कितनी सारी मीटिंग अटेंड करता है, तो क्या आप सबकी लायबिलिटी मानेंगे? The petitioner contended that he was not the director when the underlying contract was executed between the respondent number 1 and 2, nor when the check was issued when they were presented. तो petitioner का कहना है कि ना वो डायरेक्टर था जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ही उसके सिग्नेचर हैं चेक पे, ना उसने चेक इशू किया, तो भाई कहाँ से लेना देना बन गया? According to respondent, the petitioner was, अब respondent क्या कहता है सुनो, जिसने केस फाइल किया वो वही बात मैंने आपको ऊपर बताई। The petitioner was involved in the discussion before an agreement was executed. Petitioner was involved in the discussion before agreement was executed between the respondent number 1 and the respondent number 2. Further, petitioner being a responsible director of the accused respondent number 2, company participated in meeting and assisted the official of respondent number 1 who visited respondent number 2 for verification of financial and physical status. तो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू था जिसने केस फाइल किया है उस डायरेक्टर पे जो बहुत पहले ही जा चुका है, उसका ये कहना था कि पहली वजह तो इसलिए मैंने केस फाइल किया इस डायरेक्टर पे क्योंकि ये मीटिंग अटेंड करने आते थे, जब डायरेक्टर थे तो ये हमारे साथ मीटिंग अटेंड करने आते थे। अब कंपनी ने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कह लो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था जब वो डायरेक्टर थे, बट ये डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड हमारे से करने आते थे। दूसरी बात जो है वो इसलिए कहा गया कि जो अब है जो जिस बंदे पे केस फाइल किया गया जो पेटिशनर है, बताया ये भी जा रहा है कि वो रिस्पोंडेंट के ऑफिस भी आए थे देखने करने के लिए कि सब चीजें कैसी हैं क्या है। बट आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको एक गाड़ी खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप जब गाड़ी खरीदते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, चाहे भले आपकी प्रेफर्ड कोई भी हो, बट आप
जरूर एक दो आउटलेट्स में पता करते हैं, गाड़ियों के फीचर्स जानते हैं, क्योंकि जो टीवी पे दिखता है और जो होता है बहुत अलग अलग होता है। किसी में ये मॉडल है, किसी में फलाना फीचर है, किसी में ढिमकाना है, बहुत अलग अलग बातें होती हैं। जब आप जाते हैं तब आपको पता चलता है यार इतना फर्क है, टीवी पे तो ये दिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो अब आप किसी शोरूम में गए, फिर आप दूसरे में गए, तीसरे में गए, तो वैसे थोड़ा है कि जो पहले में गए तो उससे आप गाड़ी खरीद ही लोगे, वो ये कहे नहीं जब आप हमारे पास अब आए हो आप तो गाड़ी अब खरीद के ही जाओगे, मैं जाने नहीं दूंगा, और अगर आप गए तो मैं केस फाइल कर दूंगा आपके ऊपर। ऐसे होता है क्या? अगर इसका जवाब है कि सर नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ऐसे भी होता है क्या कि कोई अगर डायरेक्टर आया है देखने के लिए कि भाई आपकी कंपनी सही है नहीं सही है, उसके बाद नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो रिजाइन करके, और रिजाइन वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, 8 साल हो गए, अब आप आ रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और वो भी इसलिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है क्योंकि वो इनिशियल मीटिंग में अटेंड आया था और फिर हमारा ऑफिस भी देखने आया था, बस ये उसकी गलती है, उसने चेक पे साइन नहीं किया, उसके साइन किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, इशू क्या है, द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर वाज विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आफ्टर रेजिग्नेशन इज स्टिल रिस्पांसिबल फॉर द डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेक इशूड एंड डिसऑनर, क्या डायरेक्टर लायबल हो गए? तो जजमेंट अब सुनिए दिल्ली कोर्ट का, Delhi High Court का, held that in cases where the accused has resigned from the company and the Form 32 has been submitted with the ROC, then in such cases the check are subsequently issued and dishonored, it cannot be said that such an accused is in charge of and responsible for the conduct of day-to-day affairs of the company. Thus, petitioner after his resignation cannot continue to be held responsible for the action of the company, including the issuance of the check, dishonor of the same. However, complaint cases filed under section 138 against the petitioner are quashed. तो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया, अब ये आप देख रहे हैं फॉर्म 32, आजकल DIR 12 होता है जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है, बट जब हम लोग पढ़ते थे कंपनीज एक्ट 1956 तो वहाँ पे कुछ फॉर्म होते थे 18, 32 ऐसे कुछ करके फॉर्म्स होते थे। फॉर्म 18 मुझे याद है ट्रेनिंग में फॉर्म 18 होता था चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, फॉर्म 32 यही होता था कंपनी सेक्रेटरी, जो DIR 12 है बेसिकली आज कि भाई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रिजिग्नेशन, कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह, उसके लिए फॉर्म 32 होता था। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि देखो भाई जो अक्यूज्ड है वो ऑलरेडी फॉर्म 32 फाइल कर चुका है, और जो भी चेक वगैरह इशू हुए हैं वो किसी भी तरीके से उस डायरेक्टर के साइन के हैं नहीं, और ना ही अक्यूज्ड अब डे टू डे रिस्पांसिबल है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत समय पहले ही कंपनी के मैनेजमेंट से बाहर निकल चुका है, बाहर जा चुका है। और यहाँ पे लिखा है 10 petitioner after his resignation cannot continue, साफ साफ लिख दिया कि एक बार अगर उसने रिजाइन कर दिया cannot continue to be held responsible for the action of the company including the issuance of the check and dishonor of the same। एक बार भाई अब आप कंपनी सेक्रेटरी हो, ऐसे और एग्जांपल समझ लो, मैं एग्जांपल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता, बिकॉज़ मुझे लगता है एग्जांपल से स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है, प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। आप ऐसा तो नहीं है CS बनने के बाद जहां से स्टार्ट करोगे उसी कंपनी में पूरी जिंदगी काम करोगे, ग्रोथ मिले तो कर भी सकते हो और ना भी मिले तब भी कर सकते हो, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट कोई जरूरी तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। अब आप एक कंपनी में काम कर रहे थे एज ए CS, वहां पे हमने 2-3 साल काम किया, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई, आप कहीं और मूव इन हो गए, है ना, ऐसे ही होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी लायबिलिटी कहीं हद तक होगी भी तो वो उसी हद तक होगी जब आप कंपनी में थे, यानी वो 2 या 3 साल जो भी आप कंपनी में काम करें। अब मान लो आपने 2010 से 2013 तक काम किया और कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस है जो 2017 में ओरिजिनेट हुई है, 2017 में ये काम कंपनी ने नहीं किया तो कंपनी को नोटिस आ गया, तो क्या 2010 से 2013 तक जो CS था वो लायबल होगा उस 2017 के नोटिस के लिए? नहीं होगा, क्योंकि 2017 में तो वो था ही नहीं ना पोजीशन पे, उस पे जब वो था ही नहीं तो उसकी कैसी लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी भाई? तो वही बात है, जब डायरेक्टर है नहीं तो कौन सी लायबिलिटी, ना चेक साइन किया, ना अग्रीमेंट साइन किया, ना उसने फाइनल नेगोशिएशन किया, ना किसी तौर पे वो इन्वॉल्व हुआ जब फाइनल डीलिंग हुई, तो कौन सी लायबिलिटी? तो यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही कि कोई केस नहीं बनता पेटिशनर के खिलाफ, और जो भी केस फाइल किए गए थे पेटिशनर के खिलाफ वो सारे के सारे क्वैश्ड यानी कैंसिल कर दिए, उसका अब कोई भी मतलब नहीं रहा। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब ये 2 केसेस थे, थोड़े थोड़े केसेस करके मैं कंप्लीट कराऊंगा, जितने भी चेंजेस हैं सभी के बारे में हम एक एक करके बात करते जाएंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमने बात करी है वो आपको समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा, and then I'll be more than happy to help you out. Till then, take care of yourself, do whatever you want to, CS executive, CS professional,
widest module coverage, all subjects available. Shantanu and Tanya Bhandari classes. Thank you so much.